नमस्कार, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी छात्रों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामबाण ट्यूटोरियल पे। और आज का जो चर्चा का विषय है रेलवे एलपी टेक्निकल 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज है। आज वो सीरीज का 12th क्लास है, 12वां क्लास है। इससे पहले मैंने इसके 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आप सभी छात्रों से उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। आशा करता हूँ इस सीरीज आज की क्लास का भी रिस्पॉन्स आप लोग अच्छे देंगे और आप लोग का रिस्पॉन्स ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो जल्दी से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल रामबाण ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। ये क्वेश्चन जो है वह एलपी टेक्नीशियन 2018 9 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चूंकि रेलवे में क्या होता है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, इस लिहाज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो वह धातु कौन सी है जो केरोसिन तेल में संग्रहित होती है, तो उसका आंसर होगा सोडियम। सोडियम जो धातु है, सोडियम इसका जो सिंबल होता है Na, इसको संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। केरोसिन ऑयल में इसको संग्रहित किया जाता है, इसको रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर बहुत ही क्रियाशील, बहुत ही तेजी से क्रिया करता है। सोना जो है बहुत ही आघातवर्ध धातु है, आघातवर्धीय धातु है, जो कि आघातवर्धता का मतलब है कि इसको पीट पीट कर एक रेशे की आकृति में हम इसको ढाल सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तांबा जो है वह तांबा आजकल के अभी इलेक्ट्रिकल दुनिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग होता है। प्लैटिनम जो है वह तो बहुत ही बहुमूल्य धातु होती है, इससे बहुत सारे महत्वपूर्ण उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। इसमें फोकस दूरी निकालना है, एफ बराबर क्या होता है। तो इस लिहाज से फोकस दूरी निकालने के लिए एफ फोकस वाला जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करना है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा 5 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा यानी कि इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि के, इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। इस फार्मूला को आप नोट डाउन कर लेंगे, ये फार्मूला बहुत ही उपयोगी है, इसी के द्वारा गतिज ऊर्जा निकाली जाती है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, v है। v का मान क्या है, 5 मीटर प्रति सेकेंड है। और m है, m का मान क्या है मेरे पास, 22 kg है। तो इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, के बराबर हाफ इंटू m का मान रखेंगे 22 और v का मान रखेंगे 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 2 से इसको काट देंगे, 11 बार में कटेगा। अब 11 बार में काटने के बाद 25 को 11 से गुना करेंगे तो 275 आएगा। तो 275 जूल जो है वह हमारा सही आंसर है। 275 जूल इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर स्थिर रहता है तो क्या होता है। ऑप्शन है प्रतिरोध बढ़ता है, विभवांतर कम हो जाता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ेगा और संभावित अंतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है
संभावित अंतर को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो संभावित अंतर अगर समान रहेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि रेसिस्टेंस जो है वह रेसिस्टेंस क्या होगा, वह बढ़ता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 विलियन का पीएच मान 3 है, जब यह बदलकर 6 हो जाती है तब H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है। तो H+ आयन की जो सांद्रता होगी वह 2 गुना बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, सांद्रता यानी कि जो सोलुबिलिटी होती है, सांद्रता होती है, पीएच जो होती है, H+ आयन की जो सांद्रता होती है वह 2 गुना तक बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, अर्थात उसको स्थिर रखता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है संवेग यानी कि मोमेंटम, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, ऊर्जा को एनर्जी और जड़त्व को इनर्शिया कहते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो आंसर होगा जड़त्व यानी कि इनर्शिया। जड़त्व क्या करता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसको स्थिर रखने का काम करती है, और कोई वस्तु गतिमान है तो उसको गति में रहने का काम करती है। तो ये जड़त्व का नियम है जो हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ज्ञात होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि कोई भी वस्तु तब तक अपने अवस्था में परिवर्तन बना रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है, और गति अवस्था में है तो गति भी रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और इसी नियम को जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी के लेखक कौन है, यानी द साइंस फिक्शन बुक द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी पिन बाय विच इंडियन ऑथर। ऑप्शन है नमिता गोखले, सुदीप्ता दास, अनोस ईरानी, समित बसु। तो इसके जो लेखक है वह सुदीप्ता दास है। सुदीप्ता दास इसका सही आंसर है। सुदीप्ता दास जी ने ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, एक जो बुक है वह कल्पित यानी कि साइंस फिक्शन बुक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फूल के केंद्र में मौजूद रहता है। ऑप्शन है अंडप, पुंकेसर, पंखुड़ी, बाह्यदल। तो यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ है, फिगर के माध्यम से समझते हैं। वर्तिकाग्र जो होता है, वर्तिकाग्र यहाँ हमारा फर्स्ट ऊपर में सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, जो स्त्री केसर कहलाता है। ठीक है, तो वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, जिसको स्टिग्मा बोला जाता है। स्टिग्मा कहाँ होता है, सबसे ऊपर फर्स्ट पार्ट में, इस ये वाला जो पार्ट होता है वहां पे मौजूद रहता है। और वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है जो इस टाइप से जो पाइप जैसा जो निकला रहता है, ये पाइप जैसा जो है उसको वर्तिका कहा जाता है। और ये हमारा अंडाशय है, ओवरी है, अंडाशय है, ओवरी है, जो एकदम फूल के बीच में मौजूद रहता है। ठीक है, बाकी यहाँ पराग स्टेमेन में क्या आता है, यानी पुंकेसर में कौन कौन सी चीज आता है, पराग कोष आता है, जो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर होता है फूल में, आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप से स्ट्रक्चर को, ये पराग कोष कहलाता है। और यहाँ जो ये पाइप के जैसा जो स्ट्रक्चर है वह पुतंतु कहलाता है। और ये जो निकले रहते हैं फूल का ऊपरी वाला जो भाग रहता है वह दल कहलाता है, यानी पिटल कहलाता है। और फूल का नीचे वाला जो हरा कलर का जो भाग होता है वह बाह्य दल कहलाता है। और ये जो ग्रीन वाला अंडाशय के बीच में जो रहता है, अंडाशय के बीच में एक हरा कलर का जो रहता है वह अंड कहलाता है, अंड कोशिका कहलाता है। ठीक है, तो फूल के केंद्र में कौन सा मौजूद रहता है, अंडप मौजूद रहता है। इसका सही आंसर क्या होगा, अंडप होगा सही आंसर इसका। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन है। ऑप्शन है पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, यानी कि स्टेमेन, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। तो पौधे का जो नर प्रजनन अंग होता है वह पुंकेसर होता है, पुंकेसर सही इसका आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा की लिए उच्चतम क्षमता है? मतलब किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए संभावित उच्चतम क्षमता है? ऑप्शन है दक्कन क्षेत्र, गंगा के मैदान, हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाट। तो ये जो इसका आंसर होगा वह पश्चिमी घाट होगा, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है वह पूर्णतः समुद्र की ओर से घिरा हुआ है। हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर उचाव चढ़ाव ये सब भरा हुआ है, तो वहां पर पवन की एक सिमिलरिटी नहीं मिलती है। कभी पवन कम चलती है, कभी वहां पे ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो इसलिए ये क्षेत्र उपयुक्त नहीं है। गंगा का मैदानी इलाका क्या है? वहां पर मैदानी इलाके हैं, समतल भूमि है और वहां पर ज्यादा तेज हवाएं नहीं चलती हैं। दक्कन क्षेत्र जो है वह प्रायद्वीपीय भारत, दक्कन क्षेत्र जो है वहां पर पेड़ पौधे ज्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कि वहां पर हवा जो होती है उतनी खुली नहीं चल पाती है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट जो है वह इसका सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? ऑप्शन है मलेरिया का परजीवी, कस्क्यूटा, ब्रायोफाइलम, जू। मलेरिया का परजीवी, ये सब परजीवी होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? पौधे से पोषण नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि मलेरिया का जो परजीवी है वह मनुष्यों से प्राप्त करता है, ज्यादातर मनुष्यों से प्राप्त करता है। ब्रायोफाइलम जो है वह सड़ी गली जो चीज होते हैं उनसे प्राप्त करता है। जू जू जो होती है, जो हमारे सर के बालों में मौजूद हो जाती है, वो ब्लड से अपना पोषण प्राप्त करती है। उसके बाद एक कस्क्यूटा इसका सही आंसर। कस्क्यूटा जो है वह पौधे से पोषण प्राप्त करता है, पौधों में पाया जाता है, पौधे से पोषण प्राप्त करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, कैसे होते हैं? ऑप्शन है अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, क्षारीय होते हैं या उभयधर्मी होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वह आमतौर पर अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक जिसको बोलते हैं एसिडिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गिद्दा एक लोक नृत्य है, फोक डांस है, वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन है कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरल। तो गिद्दा जो है वह पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है। पंजाब में और कौन कौन से आते हैं? पंजाब में गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया, किल्ली हो गया, ये सब पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य है। कर्नाटक में क्या आता है? कर्नाटक में करगा आता है, ये सब कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर में रऊफ आता है, केरल में कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ये सब केरल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन, मुरिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन है पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा। उड़ीसा जो है, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में कथक भी देखने को मिलता है आपको, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे डांस है। पंजाब में गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया। छत्तीसगढ़ में जो है वह, छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का फोक डांस है मुरिया इसका छत्तीसगढ़ का फोक डांस है। अगला क्वेश्चन हमारा है, महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो महेंद्रगिरी पर्वत जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वह हमारा अनुच्छेद 40 में मिलता है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है, राज्यों को बताया गया है कि आप ग्राम पंचायतों का संगठन करें, ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामों का विकास करें, ये सब सारी चीजों के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, और 41 में क्या है? तो 41 में जो है वह 41 में है
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। जैसे कुछ दशाएं, जैसे काम हो गया, शिक्षा हो गया, लोक सहायता यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इस सब में सहायता पाने का अधिकार को दर्शाया गया है। राज्यों को बोला गया है कि आप इस स्थिति में लोगों की सहायता करें। और 42 में जो है वह 42 में है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। और 45 में क्या है, तो 45 में जो है वह बहुत सारे चीज दिए गए हैं। 45 भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। इस तरह से ग्राम पंचायत ये सब किस चीज में आते हैं, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ये सब भाग हैं, ये सब अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 से 14 वर्षों के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21 क में कब शामिल किया गया। तो ये जो है पहले क्या था, पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया था, लेकिन इसकी आवश्यकता को देखते हुए क्या किया गया कि फिर से इसमें एक संशोधन किया गया। 86वां अमेंडमेंट, 86वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन किया गया। और इसमें इस चीज को डीपीएसपी से हटा करके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। 21 क में, अनुच्छेद 21 क में इस चीज को जोड़ दिया गया। अब कब जोड़ा गया, तो 86वां अमेंडमेंट जो था वह 2002 में हुआ था। और इसी संशोधन के बाद से ये 6 से 14 वर्ष वाली जो बात है कि अनिवार्य शिक्षा है, उसको मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। तो इसका सही आंसर जो है वह 2002 होगा। अगला क्वेश्चन है कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ऑप्शन है 12, 14, 44, 27.3। तो CO2 में जो है वह कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह 27.3 होती है। अगला क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। ऑप्शन है भ्रूण और इसकी पोषण का विकास, माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, माता के रक्त से प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण। प्लेसेंटा जानते हैं क्या होता है, जैसे देखते होंगे जब बच्चा जन्म लेता है तो इस आकृति का एक नली वाली आकृति उसके नाभि से जुड़ा होता है, तो इसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। और जब बच्चा गर्भाशय में होता है तो वह इसी के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, जब माँ द्वारा जो भी चीज खाया जाता है उसके जो कुछ अंश होते हैं प्रोटीन के, मिनरल्स के, वो सारे अंश को इस पाइप द्वारा ये बच्चा क्या करता है, अपने पे ग्रहण करता है और उसी से बच्चे का विकास होता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जोड़ना। तो ये इसका सही आंसर है। इम्प्लांटेशन प्रक्रिया वह होती है कि गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज यानी कि जो जाइगोट कहलाता है, युग्मनज को जाइगोट बोला जाता है, इसी को जोड़ना कहलाता है इम्प्लांटेशन। तो इसका सही आंसर एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। आगे क्वेश्चन है, धान में अंगमारी रोग का कारक कौन है। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक, फंगस। तो धान में अंगमारी रोग का जो कारक है वह जीवाणु होता है, जीवाणु से अंगमारी रोग का कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग की इकाई कहते हैं। संवेग यानी कि मोमेंटम, जिसको मोमेंटम बोलते हैं, इसकी इकाई क्या है। तो इसकी इकाई जो होती है केजी मीटर पर सेकेंड होती है। बी ऑप्शन केजी मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है।
ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम और पानी, सोडियम और क्लोरीन। तो इसका सही आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली को पारित किया जाता है, बिजली को उसमें से पास कराया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है हमारा, बेतवा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? ऑप्शन है विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अरावली श्रेणी, अमरकंटक पठार। तो बेतवा नदी जो है वह विंध्य श्रेणी से निकलती है। नदी के बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल्स में जाननी है कि कौन किसका कहाँ से उद्गम है, किसका कहाँ पे गिरती है, तो उसके लिए एक क्लास अलग से अपलोड की गई है। भारत की नदियों के बारे में क्लास अपलोड की गई है। उस क्लास को देखें, आपको सारी नदियों के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाके मिलती है, उस सारी चीजों को उसमें बखूबी बताया गया है। तो हमारे रामायण ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देखें और सारी चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुआरी नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो जुआरी नदी जो है वह गोवा में बहती है और यह जुआरी नदी जो है वह गोवा की सबसे लंबी नदी भी है। क्या है? गोवा की सबसे लंबी नदी है। तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।